कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। मैं आज आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये कौन है, वर्कर्स लोग हैं, ठीक है, लेबरर्स लोग हैं। और लेबरर्स का क्या बन रहा है आजकल, NDUW के तहत ई श्रम कार्ड है। कौन सा ई श्रम कार्ड, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ये डाटाबेस कलेक्ट किया जा रहा है, वो भी किसके थ्रू, CSCs के थ्रू। तो कौन कौन से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आ रहे हैं इनमें से, तो लगभग इंडिया के 43.7 करोड़ वर्कर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो उनकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, उसके बाद कारपेंटर, सेरिकल्चर वर्कर्स और कारपेंटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, साल्ट वर्कर्स, टैनरी वर्कर्स, शेयर क्रॉपर्स, वर्कर्स इन ब्रिक किल्स एंड स्टोन्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उसके बाद फिशरमैन, क्वेरीज, housemaids, those engaged in animal husbandry, workers in sawmills, street vendors, उसके बाद midwives, MG नरेगा वर्कर्स, बेडी रोलिंग, डोमेस्टिक वर्कर्स, आशा वर्कर्स, लेबलिंग एंड पैकिंग, बार्बर्स, मिल्क पोरिंग फार्मर्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, न्यूज़पेपर वेंडर्स, लेबर वर्कर्स, जितने भी आप ये देख रहे हैं ये सभी इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। और उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ इन NDUW। तो NDUW है क्या, मेन चीज़ है इसको समझने की। तो NDUW क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो NDUW का फुल फॉर्म है नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो ये जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स विल बी फैसिलिटेट ऑन द वेबसाइट। तो ये जो है वर्कर्स जितने भी हैं, रजिस्ट्रेशन इन अनऑर्गेनाइज वर्कर की, ये एक वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू की है। और यहाँ पे क्या है कि एवरी अनऑर्गेनाइज वर्कर विल बी इशूड आइडेंटिटी कार्ड। तो एज एन आइडेंटिटी कार्ड इनको मिलेगा, जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में इस कार्ड का बहुत ही उम्दा फ़ायदा है इसका, क्योंकि इस कार्ड से हर एक अनऑर्गेनाइज वर्कर को, हर एक अनऑर्गेनाइज वर्कर को फ़ायदा मिलेगा। तो बेनिफिट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, तो क्या क्या बेनिफिट अनऑर्गेनाइज वर्कर को होंगे। तो ऑन द बेस ऑफ दिस डेटाबेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विल बी इम्प्लीमेंट बाई मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स। तो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इसके तहत जो है वो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर उसके अंदर आ जाएंगे, और मिनिस्ट्रीज और या गवर्नमेंट जो उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। PM सुरक्षा बीमा योजना, तो इसमें PM सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आती है, जिसमें कि वर्कर को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड वर्कर्स अंडर NDUW कैन टेक PM सुरक्षा बीमा योजना अप टू 2 lakhs, ठीक है। प्रीमियम ऑफ 1RS12 विल बी वेव्ड ऑफ फॉर 1 year। तो हर एक के अकाउंट से क्या होगा कि 12 रुपये 1 साल के कट होंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है, 12 रुपये तो कुछ कोई मतलब कुछ भी उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि 12 रुपये कटने पे अगर हमें कोई लाइफ सिक्योरिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तो हमें लेने में कोई हर्ज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है वाई टू डू रजिस्ट्रेशन इन NDUW। तो हमें क्यों करनी है इसमें रजिस्ट्रेशन। तो इसका यही मतलब है कि उसकी एक तो स्किल डेवलपमेंट होगा, ऑक्यूपेशन उसकी आराम से मापी जा सकती है कि वो कौन से ऑक्यूपेशन कर सकता है, कौन से सेक्टर में हमारे पास अगर कोई गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज होती हैं तो वो आराम से उसके थ्रू भी आपको ले सकते हैं। और फिर क्या करते हैं कि या तो गवर्नमेंट जो है वो उनकी फैमिली और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी और प्लस अदर बेनिफिट्स देकर भी उन्हें ऐसा कर सकती है। तो यही वजह है कि हमें NDUW में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं तो उनको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो है आपकी एज लिमिट क्या होगी,
और कौन कौन जो है वो ये कार्ड अपना बनवा सकता है। तो सबसे पहले एज क्या चाहिए, एज शुड बी फ्रॉम 16 to 59 ईयर्स। तो यहाँ पे एज क्या रखी हुई है, 16 ईयर से ऊपर अबव और 59 ईयर से बिलो। तो इन जिन की एज इस क्राइटेरिया के अंडर फॉल करती है और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन्हें ये कार्ड हरगिज़ बनवा लेना चाहिए। शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पे, और फिर क्या होना चाहिए कि इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए। जो कोई भी इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं हो सकती। अगर बाय द वे किसी ने कर दी है तो उसको पेनल्टी भी बढ़ सकती है। इस वजह से आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सोच समझ के इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। शुड नॉट बी मेंबर ऑफ EPFO एंड ESIC। तो ये दो ऐसी संस्था हैं इनका मेंबर भी अनिवार्य नहीं है, मतलब जो इनका मेंबर है वो उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। मस्ट बी वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कैटेगरी। और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी में काम करता होना चाहिए। कारपेंटर, कॉबलर, ड्राइवर, मैसन, CSC सेंटर संचालक, ठीक है। तो जिनका भी इनकम टैक्स नहीं भरता और जो EPFO और ESIC के मुलाजिम नहीं हैं और जिनका एज 16 से 59 ईयर के बीच में है वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। और हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर इन NDUW, और कौन इनमें रजिस्टर, कौन जो है NDUW रजिस्टर नहीं करवा सकता, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कौन नहीं करवा सकता, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मुलाजिमीन हैं वो इसमें नहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते। खासकर जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो कि रेगुलर सैलरीज दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं, DA दे रहे हैं, TAD दे रहे हैं, ठीक है, जो इनको सोशल सिक्योरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो लोग इसमें नहीं हिस्सा ले सकते, नहीं कार्ड बनवा सकते। उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें EKYC करनी है। आधार नंबर सबसे पहले मैंडेटरी है। तो आधार नंबर कैसे हम उसकी EKYC करेंगे, उसके थ्रू OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर किसी का नंबर रजिस्टर्ड है आधार के साथ तो वो OTP के थ्रू भी हो सकता है। फिंगरप्रिंट के साथ भी आइज़ की जो है वो रीडिंग लेकर भी स्कैन करके उस तरह भी हम EKYC कर सकते हैं। किसकी, NDUW कार्ड की, जिसको बोलते हैं हम ई-श्रम कार्ड। तो दूसरा नंबर क्या है, एक्टिव बैंक अकाउंट। दूसरा क्या है, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, बैंक अकाउंट होना बहुत ही लाजमी है। और तीसरा मोबाइल नंबर भी होना लाजमी है। उसके बाद ऑप्शनल में क्या क्या है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, 10th है, 12th है, तो वो अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाकर बना सकता है या अपलोड करके बना सकता है। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट हो, ऑक्यूपेशन, इन चारों में से कोई एक सर्टिफिकेट भी होगी तो वो भी इनके लिए ऑप्शनल है। ये नहीं है कि मैंडेटरी है, आपको अपलोड करना ही करना है। तो तीसरा है रोल ऑफ CSCs। तो CSCs का क्या रोल है NDUW ई-श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन में। तो क्या है कि इन सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 43.7 करोड़ ऑफ अक्रॉस कंट्री। तो CSCs का यही काम है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो कि 43.7 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं इंडिया में, कंट्री में, तो उनकी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अपडेट रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स इन द रजिस्ट्रेड UN, और जितने भी UN, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो बदलाव आते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी अपडेट होता है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। एडवोकेसी ऑफ द NDUW एट द लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे एक अवेयरनेस भी देनी है लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ गया रजिस्टर एंड हैंड ओवर UN कार्ड टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो उनकी तीसरे नंबर पर आता है रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद उनका जो कार्ड है उनको बना के देना है, या फिर अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो A4 पेपर पे उन्हें प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। और कमीशन जो है RS 20 रुपये इंक्लूडिंग टैक्सीज पर न्यू रजिस्ट्रेशन विल
be divided in ratio of 80:20 between all CSE BL and CSE SPV। तो 20 रुपये की जो कमीशन है वो गवर्नमेंट हर एक कार्ड पे देगी, और उसमें क्या होगा कि 80:20 रेशो में मीन्स टू दैट के अगर किसी का 100 रुपये अगर कमीशन बनता है तो 20 रुपये CSE SPV लेगी और CSE BLE को 80 रुपीज़ मिलेंगे। नो अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं जो, उनसे कोई भी चार्ज हमें नहीं लेना है, CSEs को नहीं लेना है हमें, इसी वजह से गवर्नमेंट कमीशन दे रही है। उनका सिर्फ काम यही है, अगर कोई PVC निकलवाता है तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, अगर कोई लेमिनेशन करवाता है तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, अगर वो A4 साइज़ पे निकलवाता है अपना कार्ड तो कोई इशू नहीं, कोई भी उसमें आपको उनसे कोई अमाउंट नहीं रिसीव करना है। अपडेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल थ्रू CSE वेयर RS20 टू बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशियरी। अगर किसी को अपडेट करवाना है अपना ई श्रम कार्ड तो उसको 20 रुपये अनिवार्य है कि वो दोबारा से उसको 20 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आगे आपके पास पूरा पेज खुल के आएगा, और यहाँ पे ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड ये, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो CSE ID है यहाँ पे डालनी है, उसके बाद उसका पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा कोड, उसके बाद यहाँ पे साइन इन, ठीक है। साइन इन करने के बाद क्या होगा कि नीचे जाना है तो ये सीधा कहाँ पे खुल जाएगा, अपने ई श्रम पे न्यू UN, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये डैशबोर्ड है और ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ये है, और रजिस्टर्ड न्यू यूज़र यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारे पास आगे क्या आएगा, नीचे जब जाएंगे ईच बेनिफिशियरी आधार एंड वैलिडेट हिम, तो यहाँ पे आगे आएगा आधार नंबर। अभी क्या हो रहा है, ये तो पहले का है, अभी क्या हो रहा है कि पहले हमें फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डाल के जैसे ही हम फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, उस पर OTP जाएगा, क्या होगा, OTP जाएगा। उस OTP को ऐसे एंटर करना है और यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे OTP डालेंगे उसके बाद वैलिडेट आएगा, वैलिडेट के बाद आधार EKYC आएगा ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे ये 12 डिजिट नंबर 444, और उसके बाद फिंगरप्रिंट है तो अगर आपके पास मंत्रा MFS 100 या फिर मार्फो कोई भी स्टार्टटेक की कोई भी डिवाइस है तो आप फिंगर लगवा लोगे। अगर उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वो OTP से काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा नीचे चले जाना है। उसके बाद आप जो वर्कर होगा उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, तो अदर डिटेल आपको भर लेनी है। उसके बाद फ़ोन नंबर पे तो पहले ही चला जाएगा OTP। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद फादर नेम, सोशल कैटेगरी क्या है, उसके बाद नॉमिनी का भी डालना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको एड्रेस अपना फिल कर लेना है। नेक्स्ट जो टैब खुलेगा उसमें एड्रेस अपना फिल कर लेना है, लोकेशन, आप कितने टाइम से इस एरिया में रह रहे हो तो वो भी आपने करना है। ये माइग्रेंट वर्कर हो तो यस, नहीं हो तो नो। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है आपने, फिर आपने भरना है मंथली इनकम स्लैब आपका कितना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन का ऑप्शन जैसे आएगा तो आपको अपनी ऑक्यूपेशन भर लेनी है। कोई कारपेंटर है, ठीक है, कोई बोर्ड बिल्डिंग करता है, कोई मैसन है, तो उसको यहाँ पे अपना वो जो लिस्ट से चेक कर लेना है और वो डालना है। फिर एक्सपीरियंस डालना है आपको। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, तो जितने भी स्टार मार्क जो भी होगा वो आपको फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डालना है, तो रजिस्टर विद बैंक अकाउंट, बैंक सीटिंग विद आधार, यस, तो रजिस्टर विद बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद नो करके उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट आई एग्री सबमिट पे क्लिक करना है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे यस करना है, आपने क्या करना है, यस करना है। तो बैंक अकाउंट आपने फिल कर लेना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, फिर उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है।
तो जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास यूएएन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा और आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपको अनरिलायबल वर्कर को ये PDF या पेज पे निकाल के दे देना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी जानकारी देता रहूँ। कोई भी अगर मेरे से कोई मिस स्पेलिंग हो गया, कोई बात उल्टी टेढ़ी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, मुझे कॉन्फिडेंट आना चाहिए ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं। थैंक यू।